हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीस्टोन लाइफ साइंसेस। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग एंजाइम्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। वहाँ पे हम लोगों ने एंजाइम्स के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स किस तरह से फंक्शन करते हैं, एक बेसिक प्रॉपर्टी एंजाइम्स की क्या होती है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एंजाइम्स की नेमिंग और क्लासिफिकेशंस के बारे में। ठीक है, अब एंजाइम्स की नेमिंग और क्लासिफिकेशंस, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये कैसे किया जाता है, एंजाइम के नेमिंग की ज़रूरत क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जितनी भी तरह की बायोकेमिकल प्रोसेसेस होती हैं हमारी बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, उन सब को एंजाइम्स जो होते हैं वो कैटलाइज करते हैं, इसीलिए उनको बायोकैटालिस्ट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात ये आती है, मैंने आपसे कहा था कि जो एंजाइम्स होते हैं वो रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक होते हैं या अपने सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होते हैं। इसका मतलब हर एक रिएक्शन के लिए डिफरेंट एंजाइम होगा। ठीक है, हर एक सबस्ट्रेट के लिए डिफरेंट एंजाइम होगा। ठीक है, तो अब इतने टाइप के एंजाइम्स जो हमारी बॉडी में होंगे या इतने तरह के एंजाइम्स एक ही बायोकेमिकल प्रोसेस के डिफरेंट स्टेप्स में होंगे, तो उनको मेमोराइज करने के लिए, उनको समझने के लिए, उनकी एक्टिविटी को समझने के लिए उनकी नेमिंग ज़रूरी हो जाती है। ठीक है, तो किस तरह से एंजाइम्स की नेमिंग करते हैं, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। ठीक, तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें, कॉमन नेम की बात करें, एंजाइम्स के नेमिंग की एक बेसिक सी जो प्रोसेस है उसकी बात करें, तो कई तरह से एंजाइम्स की नेमिंग की जाती है। ठीक है, जैसे कि नॉर्मली जो हम लोग एंजाइम की नेमिंग के बारे में जानते हैं, वहाँ पे एंजाइम्स में एंजाइम्स का जो नेम किया जाता है, नेमिंग ऑफ एंजाइम्स, नॉर्मली जो है नेमिंग ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड जो होता है इनकी नेमिंग का, जो सबसे मोस्ट कॉमन मेथड है, उसमें होता है मेनी एंजाइम्स नेम्ड बाय एडिंग ए suffix after the name of their substrate और reaction they catalyzed। ठीक, तो पहला और सबसे कॉमन मेथड जो है नेमिंग का वो ये है कि जो एंजाइम है उसका सबस्ट्रेट क्या है। ठीक है, एंजाइम जो है उसका सबस्ट्रेट क्या है। ठीक, मैंने बताया आपको एंजाइम सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होते हैं और इसके साथ साथ रिएक्शन के लिए भी स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, तो पहला मेथड जो आया नेमिंग का वो ये था कि या तो जो उस एंजाइम का सबस्ट्रेट है उसके लास्ट में, या फिर जिस रिएक्शन को वो कैटलाइज करता है उस रिएक्शन का जो नेम है उसके लास्ट में एज लगा दिया जाए। क्या लगा दिया जाए? एज लगा दिया। अब वो सफिक्स क्या है? एडिंग ए सफिक्स क्या है? एज। ठीक, जो सफिक्स है वो एज है। अब यहां पे कहा गया कि जो सबस्ट्रेट है एंजाइम का या जो जिस रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है उसके लास्ट में एज जोड़ दिया जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि यूरिएज, ये एक एंजाइम है और ये एंजाइम करता क्या है? ये एंजाइम इन्वॉल्व होता है इन द हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया। ठीक, यूरिएज करता क्या है? यूरिया का हाइड्रोलिसिस करता है। अब यहां पे यूरिया क्या हो गया? सबस्ट्रेट हो गया। यूरिया क्या है? ये हो गया सबस्ट्रेट, और इस सबस्ट्रेट के लास्ट में क्या लगा दिया गया? एज लगा दिया। इसमें क्या लगा दिया गया? एज लगा दिया गया। तो इस पूरी रिएक्शन को कैटलाइज करने वाला जो एंजाइम है उसका नाम हो गया यूरिएज। ठीक है, तो ये तो बात रही सबस्ट्रेट की। हमने कहा सबस्ट्रेट के लास्ट में सफिक्स एज जोड़ दिया तो ये हो गया। ठीक, दूसरा मैंने कहा कि जो रिएक्शन वो कैटलाइज कर रहा है। ठीक है, अब जैसे एक और एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे
जिसको हम लोग उसके कैटेलाइज्ड रिएक्शन के अकॉर्डिंग जिसकी नेमिंग करते हैं, उसमें आता है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। अब डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या है, मैं आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बहुत डिटेल में बताऊंगा जब मैं आपको डीएनए के रेप्लिकेशन के बारे में बताऊंगा। डीएनए पॉलीमरेज बेसिकली एक पॉलीमराइजेशन प्रोसेस को प्रमोट करने वाला एंजाइम है। ये क्या करता है, डीएनए की जो बेसिक यूनिट्स होती हैं जिनको हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमराइजेशन करता है और डीएनए की सिंथेसिस करता है। तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक। न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमराइजेशन करेगा और न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमराइजेशन से बनेगा क्या, डीएनए की सिंथेसिस होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये जो रिएक्शन है, मैंने कहा रिएक्शन प्रोसेस के अकॉर्डिंग नेमिंग करनी है हमें यहाँ पे। अब यहाँ पे जो रिएक्शन है दैट इज द पॉलीमराइजेशन। ये रिएक्शन क्या है, पॉलीमराइजेशन। मैंने कहा रिएक्शन के लास्ट में एज जोड़ देना है, तो क्या किया गया, ये पॉलीमराइजेशन वाली जो प्रोसेस थी पॉलीमरेज कर दिया गया। और पॉलीमराइजेशन किसका कर रहा है, डीएनए का कर रहा है, ठीक है। इसलिए इसको कहा गया डीएनए पॉलीमरेज। और इसकी नेमिंग में जो ये प्रोसेस, जिस प्रोसेस को ये कैटेलाइज कर रहा था उसके पीछे एज जोड़ दिया गया, ठीक है। तो एक तो ये प्रोसेस होता है एंजाइम्स की नेमिंग का, ठीक है। अब दूसरा एक और सिस्टम होता है। अब कुछ ऐसे भी एंजाइम्स थे जिनकी नेमिंग इस तरह से पॉसिबल नहीं थी, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे एंजाइम, जैसे अगर हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम्स में बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और वहाँ पे बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं, एनिमल फिजियोलॉजी में डिटेल में बात करूंगा इसकी मैं। तो वहाँ पे क्या किया गया, कुछ एंजाइम्स को, सम एंजाइम्स named for its broader function, ठीक है। कुछ एंजाइम्स को उनके ब्रॉडर फंक्शन के लिए नेम कर दिया गया। जैसे कि ऐसे एंजाइम्स जो डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व हैं, डाइजेशन में इन्वॉल्व हैं, उनको वहां पे डाइजेशन के नाम के साथ साथ उनका नेमिंग कर दी गई। जैसे पेप्सिन जो है एक इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव एंजाइम है। जब पेप्सिन स्पेसिफिकली क्या करता है ये नहीं पता था, तो क्या किया गया, इसका नाम पेप्सिन रखा गया। अब पेप्सिन जो होता है ये ग्रीक वर्ड से आया है, ठीक है। ग्रीक वर्ड से आया है। ग्रीक वर्ड में डाइजेशन को पेप्सिस बोला जाता है, पेप्सिस, ठीक। तो क्योंकि डाइजेशन को पेप्सिस बोला जाता है, इसलिए क्या हुआ, पेप्सिन को पेप्सिस के अकॉर्डिंग, क्योंकि डाइजेशन में इन्वॉल्व है इसलिए इसका नाम कर दिया गया पेप्सिन, ठीक है। तो उनकी डिस्कवरी, ब्रॉड फंक्शन इसका क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए इसको कहा गया पेप्सिन। तो कुछ एंजाइम्स ऐसे थे जिनको उनके ब्रॉडर फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या कर दिया गया, नेमिंग कर दी गई, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, कुछ एंजाइम्स ऐसे भी थे जिनको उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग भी नेमिंग नहीं की जा सकी और रिएक्शन के अकॉर्डिंग भी नेमिंग नहीं हो पाई उनकी, तो उनको उनके सोर्स के अकॉर्डिंग उनका जो है नेमिंग कर दिया गया। इसका एग्जांपल होता है ट्रिप्सिन की जो नेमिंग की गई है ये इसके सोर्स के अकॉर्डिंग की गई है। इसका सिक्रीशन होता है, सिक्रेटेड बाय पैनक्रियाज। ये याद रखने वाली बात है, ट्रिप्सिन कहाँ से सिक्रीट होता है, कभी भी पूछ सकता है आपसे। ट्रिप्सिन क्या करता है ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, ठीक है। तो अब ये सिक्रीट कहाँ से होता है ये भी आपसे पूछ सकता है, तो पैनक्रियाज, ठीक है। अब ट्रिप्सिन करता क्या है इसकी भी बात आगे चल के करूंगा एडवांस डिग्रेडेशन में, ठीक है। अब बात आती है कि इतने सारे मेथड्स हैं एंजाइम्स के नेमिंग के, ठीक है। इसमें से कुछ हैं जिनमें एज जोड़ दिया गया, कुछ को रिएक्शन के हिसाब से कर दिया गया, कुछ को ब्रॉडर फंक्शन के अकॉर्डिंग कर दिया गया, ठीक है। लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे एंजाइम्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारी बायोकेमिकल प्रोसेसेस हैं जिनमें मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, वहां पे भी बहुत सारे एंजाइम्स हैं, ठीक। तो इस कंडीशन में हुआ क्या कि कहीं पे एक ही एंजाइम के दो नाम हो गए, और कहीं पे क्या हुआ कि एक से ज्यादा एंजाइम है जो सेम नाम के,
ठीक, मतलब एक ही एंजाइम को कई नाम मिल गए। इस सिस्टम से जब नेमिंग की जा रही थी तो एक ही एंजाइम के कई नाम हो गए या एक ही नाम कई एंजाइम को मिल गए। ठीक, तो वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होने लगा कि स्पेसिफिकली किस एंजाइम को किस पाथवे के लिए कंसीडर किया जाए या किस एंजाइम का क्या नाम हो सकता है। ठीक, ऐसी कंडीशन में एक कमीशन का गठन किया गया जिसको कहा गया एंजाइम कमीशन। ठीक है, तो एंजाइम कमीशन ने क्या किया कि सारे जो एंजाइम्स थे उनको कॉमन नेमिंग के साथ साथ, जो उनकी कॉमन नेमिंग है, जैसा कि मैंने आपको बताया एज जोड़ दो, उनके सिक्रीशन वाले पॉइंट के हिसाब से, उसके ब्रॉडर फंक्शन के हिसाब से। ठीक है, इस तरह से जो नेमिंग की गई उसको कॉमन नेमिंग या फिर ट्रिवियल नेमिंग कहा जाता है। ये किस तरह की नेमिंग है? ट्राइवियल नेमिंग या कॉमन नेमिंग। ठीक है, तो ये वाली जो नेमिंग थी इसमें बहुत कंफ्यूजन था, इसलिए इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एंजाइम कमीशन ने क्या किया, एक नए टाइप की नेमिंग इजाद की। ठीक है, उसको कहा गया सिस्टमैटिक नेमिंग। तो सिस्टमैटिक नेमिंग की अगर हम लोग बात करें, सिस्टमैटिक नेमिंग की अगर हम लोग बात करें, जो कि एंजाइम कमीशन ने दिया। ठीक है, तो सिस्टमैटिक नेमिंग में बेसिकली उन्होंने दो पार्ट रखे। ठीक है, इसमें दो पार्ट इन्होंने कंसीडर किया। सिस्टमैटिक नेमिंग में दो पार्ट थे। कितने पार्ट थे? यहां पे मैं लिखता हूं 2 पार्ट्स। इसमें 2 पार्ट थे, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इजी है। पहले पार्ट में रखा गया सबस्ट्रेट का नेम, सबस्ट्रेट नेम, ये फर्स्ट पार्ट में था। ठीक है, लेकिन बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें एक से ज्यादा सबस्ट्रेट इन्वॉल्व होते हैं, अभी डिस्कस करता हूं। ठीक है, तो उसमें क्या किया गया, अगर एक से ज्यादा सबस्ट्रेट हैं तो वहां पे दोनों ही सबस्ट्रेट लिखे जाएंगे। सबस्ट्रेट्स, एक में हुआ सबस्ट्रेट नेम, अगर सिंगल सबस्ट्रेट है तो सबस्ट्रेट नेम है। ठीक है, अगर दो सबस्ट्रेट हैं तो वहां पे क्या होगा, सबस्ट्रेट्स, मतलब एक से ज्यादा सबस्ट्रेट हैं, सेपरेटेड बाय सेमीकॉलन नहीं, कॉलन से, सॉरी, सेपरेटेड बाय कॉलन। ठीक, मतलब सबस्ट्रेट का जो भी नाम है ए बी सी, सपोज दैट ए एक सबस्ट्रेट है। ठीक है, तो इसको, और बी दूसरा सबस्ट्रेट है, तो इस तरह से सबस्ट्रेट को अलग अलग कर देते, एक पार्ट में ए हो जाएगा। ठीक, और अगर एक ही सबस्ट्रेट है, सपोज दैट सिर्फ ए है, तो ए लिखा जाएगा। तो एक पार्ट में सबस्ट्रेट का नाम, और दूसरे पार्ट में क्या है, रिएक्शन कैटेलाइज्ड बाय एंजाइम्स। दूसरे पार्ट में जिस रिएक्शन को वो कैटेलाइज कर रहे हैं वो आ जाएगा। ठीक है, तो सिस्टमैटिक नेम में बेसिकली दो पार्ट, एक पार्ट में सबस्ट्रेट का नाम, किस सबस्ट्रेट से वो रिएक्शन हो रही है, और दूसरा कौन सी रिएक्शन हो रही है वो आएगा। ठीक है, तो इस सिस्टमैटिक नेम के दो पार्ट हो गए। अब सिस्टमैटिक नेमिंग का एग्जांपल देखते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। दो एग्जाम्पल से हम लोग इस चीज को समझेंगे, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, और दूसरा हेक्सोकाइनेज। इन दोनों एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे सिस्टमैटिक नेमिंग। ये जो दोनों नाम है, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज और हेक्सोकाइनेज, ये इन एंजाइम्स के ट्राइवियल नेम्स हैं या कॉमन नेम्स हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसकी सिस्टमैटिक नेमिंग किस तरह से की जाएगी। ठीक है, अब अगर हम लोग मैलेट डिहाइड्रोजिनेज की बात करें तो मैलेट डिहाइड्रोजिनेज बेसिकली क्या करता है, ये एल मैलेट को चेंज करता है ऑक्जेलो एसीटेट में। आगे चल के बात करूंगा किस तरह से करता है, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग इस रिएक्शन को समझते हैं। एल मैलेट है, ठीक, एल मैलेट है, और इस एल मैलेट को मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, एमडी से डिनोट कर रहा हूं मैं इसको,
मैलेट डिहाइड्रोजिनेज इसको चेंज करता है किसमें, ये चेंज करता है इसको ऑक्जेलो एसीटेट में, ऑक्जेलो एसीटेट में। ठीक, ये रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन में जो मैलेट डिहाइड्रोजिनेज होता है वो यूटिलाइज करता है एक कोएंजाइम। ठीक है, एक कोएंजाइम यहाँ पे यूटिलाइज होता है और वो कोएंजाइम है NAD+। ठीक है, और जब ये पूरी रिएक्शन होती है तो ये NAD+ कन्वर्ट हो जाता है NADPH+H+ में। ठीक, अगर हम लोग प्लांट की बात करें तो NADPH, और अगर एनिमल है तो NADH, आगे चल के इसकी भी बात करूंगा। ठीक है, तो ये पूरी रिएक्शन होती है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे मैलेट डिहाइड्रोजिनेज क्या कर रहा है, वो एल मैलेट को कन्वर्ट कर रहा है ऑक्जेलो एसीटेट में। कोएंजाइम क्या यूज हो रहा है, कोएंजाइम यूज हो रहा है NAD+। इसका मतलब यहाँ पे दो सबस्ट्रेट हैं, एक तो हमारा ये और दूसरा ये, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ पे जब हम अब मैलेट डिहाइड्रोजिनेज की सिस्टमेटिक नेमिंग करेंगे तो सबसे पहले हमारे दोनों सबस्ट्रेट आएंगे। तो पहला सबस्ट्रेट हमारा क्या है, एल मैलेट। ठीक, इसको हम लोग कॉलन से सेपरेट करेंगे। दूसरा है NAD+। ठीक, और मैंने आपको बताया था कि जहां भी कोएंजाइम्स NAD+ या FAD मौजूद होंगे, वो जो रिएक्शन होगी वो कोई ना कोई रेडॉक्स रिएक्शन होगी। इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन चल रहा है। ठीक है, तो अब क्या होगा, मैलेट और NAD+, ये एंजाइम क्या कर रहा है, ऑक्सीडो, एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऑक्सीडेशन हो रहा है मैलेट का, रिडक्शन हो रहा है NAD+ का। ठीक है, तो मैलेट कॉलन से NAD+ ऑक्सीडो रिडक्टेज, ये मैलेट डिहाइड्रोजिनेज का क्या है, सिस्टमैटिक नेम है, सिस्टमैटिक नेम ऑफ मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, तो अब मैंने कहा था दो पार्ट होंगे, एक पार्ट में यहाँ पे सबस्ट्रेट का नेम और दूसरे पार्ट में क्या है, रिएक्शन है। और रिएक्शन में क्या है, रिएक्शन में जो ये रिएक्शन कैटेलाइज कर रहे हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन, उसमें रेडॉक्स रिएक्शन, उसमें हमने लास्ट में क्या जोड़ा है, एज जोड़ा है। इसका मतलब जो हमारा सिस्टमैटिक नेम है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सम न्यू थिंग्स एज वेल एज ट्रिवियल नेम। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रिवियल नेम से क्या लिया गया है, जो हमारा रिएक्शन कैटेलाइज हो रहा है उसके लास्ट में एज लगा है। ठीक है, और सिस्टमैटिक नेम, इसको सिस्टमैटिकली करने के लिए हमने दोनों सबस्ट्रेट को यहाँ पे लगाया हुआ है, क्योंकि ऑक्सीडेशन एक का हो रहा है और रिडक्शन दूसरे का हो रहा है। तो अब यहाँ से ये चीज स्पेसिफाई हुई कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, और एंजाइम किस स्टेप में इन्वॉल्व है। ठीक है, इसी तरह से दूसरा जो हमने एग्जाम्पल लिया था हेक्सोकाइनेज, आपको बहुत अच्छे से पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो कि हमारा ग्लाइकोलिसिस का फर्स्ट स्टेप कैटेलाइज करता है, हेक्सोकाइनेज। तो हेक्सोकाइनेज करता क्या है, वो बेसिकली फास्फोराइलेशन करता है डी ग्लूकोज का। तो उसमें होता क्या है, एक ATP यूज होता है, ATP होता है, डी ग्लूकोज होता है। ठीक, ATP होगा, डी ग्लूकोज होगा, बनेगा क्या, ADP बनेगा। ठीक है, ADP बनेगा और प्लस क्या बनेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। आपको पता होगा ये फास्फेट ग्रुप इस पे ट्रांसफर होता है। ठीक, एंजाइम कौन, हेक्सोकाइनेज। और हेक्सोकाइनेज क्या है, इसका कॉमन नेम या फिर ट्रिवियल नेम है। अब अगर हमें इसकी नेमिंग करनी हो, हेक्सोकाइनेज की सिस्टमैटिक नेमिंग करनी हो, तो पहले दोनों सबस्ट्रेट क्या है, ATP है, इनको सेपरेट किया हमने, डी ग्लूकोज या ATP ग्लूकोज। ठीक है, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, ग्लूकोज पे फॉस्फेट का ट्रांसफर हो रहा है, मतलब ये ट्रांसफरेज है। और किस चीज का ट्रांसफर हो रहा है, फॉस्फेट का, इसलिए ATP डी ग्लूकोज या ग्लूकोज फॉस्फोरिल ट्रांसफरेज। अब यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है वो ट्रांसफर की रिएक्शन है, मतलब एक ट्रांसफर हो रहा है, ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन है बेसिकली। ठीक है, तो ट्रांसफर वाले जो रिएक्शन है उसमें एज लगा दिया गया, मतलब जो रिएक्शन है उसके लास्ट में एज लगा, हमारे दोनों सबस्ट्रेट ही हैं। इस तरह से क्या होता है, इसकी सिस्टमैटिक नेमिंग की जाती है। ठीक, ये सिस्टमैटिक नेमिंग। ठीक है, अब यहाँ पे बात आई, ये तो नेमिंग की बात हो गई कि नेमिंग किस तरह से की एंजाइम कमीशन ने। ठीक है,
अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी की रिएक्शंस होती हैं जो हमारी सेल्स में परफॉर्म होती है, हमारी बॉडी में परफॉर्म होती है। ठीक, कहीं पे ग्रुप ट्रांसफर हो रहा होता है, तो कहीं पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन चल रही होती है। ठीक है, बहुत सारे रिएक्शंस बॉडी में एक साथ हो रही होती हैं, या इन सारी रिएक्शंस को कैटेलाइज करने वाले डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, तो अगर एंजाइम्स को उनके नेम के अकॉर्डिंग याद रखना हो तो इस तरह से बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक, तो चूंकि एंजाइम्स बहुत ज्यादा हैं, सारे रिएक्शंस को कैटेलाइज करते हैं, तो कौन सा रिएक्शन कौन सा एंजाइम किस टाइप के रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा, इसके बेसिस पे एंजाइम कमीशन ने क्या किया, एंजाइम्स का क्लासिफिकेशन किया। ठीक है, क्या किया, एंजाइम्स का क्लासिफिकेशन किया। तो थोड़ा सा क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग देखते हैं। एंजाइम्स क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो एंजाइम कमीशन ने क्लासिफाई कैसे किया, क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन catalyzed by enzymes। ठीक, अब एक तरह का रिएक्शन कैटेलाइज करने वाले एंजाइम्स को एक ग्रुप में रखा गया, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो कैटेलाइज रिएक्शंस को कैटेलाइज करने वाले एंजाइम्स उनको डिफरेंट ग्रुप में बांट दिया गया। ठीक, तो एंजाइम्स के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। ठीक है, एंजाइम्स को एंजाइम कमीशन ने किस तरह से क्लासिफाई किया, उन्होंने एंजाइम्स को उनके रिएक्शन के बेसिस पे कैटेलाइज किया, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन कैटेलाइज्ड बाय एंजाइम्स, किस तरह के रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहे हैं। ठीक है, इस अकॉर्डिंग एंजाइम कमीशन ने एंजाइम्स को 6 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया, 6 ग्रुप्स। ठीक है, या इसको हम लोग कह सकते हैं 6 क्लासेस, ग्रुप ना कह के इनको हम कह सकते हैं 6 क्लासेस में क्लासिफाई किया, 6 क्लासेस में क्लासिफाई किया। हर एक क्लास को सब क्लास में क्लासिफाई किया, सब क्लास, बात करूंगा अभी इसकी, सब क्लासेस में क्लासिफाई किया। हर एक सब क्लास को सब क्लास में क्लासिफाई किया, सब क्लास में क्लासिफाई किया। ठीक, हर एक क्लास में सब क्लासेज हैं, और सब क्लासेज में सब क्लासेज हैं, मतलब इन सब क्लासेस का भी एक छोटा पार्ट। तो छोटे छोटे डिविजन्स में डिवाइड किया, जिससे एंजाइम्स को मेमोराइज करने में, उनके फंक्शन को समझने में बहुत हेल्प मिली। ठीक है, तो मैं बात करूंगा सबसे पहले इन 6 क्लासेस की, कौन से वो 6 क्लास थे एंजाइम्स के जिनको उन्होंने क्लासिफाई किया, और किस क्लास में किस तरह के एंजाइम्स रखे गए। तो बेसिकली 6 क्लासेस हैं एंजाइम्स की। अगर हम बात करें एंजाइम्स की, अगर हम बात करें तो यहाँ पे 6 क्लासेस हैं, और मैं यहाँ पे हर एक क्लास को एंजाइम कमीशन ने एक नंबर दिया है, जिसको एंजाइम कमीशन नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, हर एक क्लास का यहाँ पे एंजाइम कमीशन ने एक नंबर दिया है, और जो एंजाइम कमीशन का नंबरिंग है वो 1 2 3 4 5 6 रेस्पेक्टिवली है। ठीक है, तो जो सबसे पहला क्लास है एंजाइम का, दैट इज द ऑक्सीडोरिडक्टेजेस। ऑक्सीडोरिडक्टेजेस, और इसका जो ईसी नंबर है दैट इज द EC1। ठीक, सेकेंड क्लास में जो सेकेंड क्लास है वो है ट्रांसफरेजेस। जितने भी ग्रुप ट्रांसफर वाले एंजाइम्स हैं, ट्रांसफरेजेस, इसमें ट्रांसफरेजेज हैं, और इसका एंजाइम कमीशन नंबर जो है वो 2 है, EC2। थर्ड पे आता है हाइड्रोलेजेज, इसका एंजाइम कमीशन नंबर है 3, हाइड्रोलेजेस। थर्ड पे आता है हाइड्रोलेजेस, फोर्थ पे आता है लाइएजेज, EC4, लाइएजेज। लाइएजेज के बाद है आइसोमरेजेस, आइसोमरेजेस। ठीक है, इनका जो एंजाइम कमीशन नंबर है EC5। ठीक, और लास्ट में है लाइगेजेज, ये EC6 में आते हैं।
ठीक है, तो इतने क्लासेस हैं बेसिकली एंजाइम्स के जो एंजाइम कमीशन ने क्लासीफाई किए। फर्स्ट क्लास में उन्होंने रखा ऑक्सीडो रिडक्टेज को, सेकेंड में ट्रांसफरेजेज, थर्ड में हाइड्रोलेजेज, फोर्थ में लाइएजेज, फिफ्थ में आइसोमरेजेज और लास्ट सिक्स्थ में लाइगेजेज हैं। ठीक है, अब ये एंजाइम्स किस तरह के रिएक्शंस को कैटेलाइज करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में भी देखते हैं। ठीक, सबसे पहला क्लास था ऑक्सीडो रिडक्टेज। ठीक है, सबसे पहला क्लास जो है दैट इज द ऑक्सीडो रिडक्टेज। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल ही बताया था ऑक्सीडो रिडक्टेज का। ठीक है, नंबर 1 क्लास जो था दैट इज द ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। ठीक, EC1 इनका एंजाइम कमीशन नंबर है। ठीक, और ये बेसिकली ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक, एंजाइम अभी मैंने आपको एग्जांपल इनका बताया था, मैलेट डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, सेकंड आता है ट्रांसफरेजेस। बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं जहां पे ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शंस होते हैं। बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो किसी ग्रुप को किसी दूसरे ग्रुप पे या किसी दूसरे एटम को किसी दूसरे ग्रुप पे किसी दूसरे कंपाउंड पे ट्रांसफर करते हैं, जैसे मेथाइल ट्रांसफरेजेज, फॉस्फोरिल ट्रांसफरेजेज, एसिटाइल ट्रांसफरेजेज। ये सारे जो होते हैं वो सेकेंड ग्रुप में आते हैं, ट्रांसफरेजेज में आते हैं। मैं आगे चल के बात करूंगा इन सब की। ठीक है, तो ट्रांसफरेजेज हैं, इनका EC नंबर जो है वो 2 है, मतलब क्लास 2 में रखे गए हैं। ठीक है, ये EC2 में आते हैं और ये बेसिकली ट्रांसफरेजेस या ट्रांसफर रिएक्शन, ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शंस को कैटेलाइज करते हैं। ठीक, एग्जांपल मैंने आपको दिया था हेक्सोकाइनेज। ठीक, थर्ड पे मैंने आपको बताया हाइड्रोलेजेज हैं। हाइड्रोलेजेस, ठीक है, ये बेसिकली हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कराते हैं। ठीक, और EC3 में है। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन को प्रमोट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया था यूरिया का हाइड्रोलिसिस करता है, हाइड्रोलेजेज है। ठीक, थर्ड पे है, फोर्थ पे है लाइएजेज। ठीक है, लाइएजेज क्या करते हैं? लाइएजेज ग्रुप रिमूवल का काम करते हैं बेसिकली। ठीक है, ये ग्रुप रिमूवल का काम करते हैं या डबल बॉन्ड रिमूवल का काम। तो लाइएजेज क्या करते हैं? एडिशन ऑफ ए ग्रुप टू डबल बॉन्ड और फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड बाय ग्रुप रिमूवल। ठीक है, नेक्स्ट है आइसोमरेजेस। ये हमारा EC4 में आएगा। ठीक है, फिफ्थ पे है आइसोमरेजेज। ठीक, आइसोमरेजेज क्या करते हैं? आपको पता होगा कि कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो डिफरेंट आइसोमेरिक, कुछ सबस्ट्रेट ऐसे होते हैं जो डिफरेंट आइसोमेरिक फॉर्म्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आइसोमरेजेज क्या करते हैं? उनको डिफरेंट आइसोमेरिक फॉर्म में इंटर कन्वर्ट करते हैं। ठीक, कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट आइसोमेरिक फॉर्म, ठीक, डिफरेंट आइसोमेरिक फॉर्म्स में इंटर कन्वर्ट कराने में ये यूज होते हैं। ठीक, ये EC5 में आते हैं। ठीक है, इसके बाद लास्ट आता है सिक्स्थ हमारा जो आता है वो है लाइगेजेज। ठीक, लाइगेजेज इनको EC6 में रखा गया है।
ठीक। और ये बेसिकली लाइगेशन रिएक्शन का कराते क्या है, फॉर्मेशन ऑफ CCCN और CS बॉन्ड बाय कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू कराते हैं, कपल्ड विद ATP हाइड्रोलिसिस, और ATP का यूज भी करते हैं। ठीक है, तो ये 6 क्लासेस हैं एंजाइम की। कौन सा रिएक्शन वो परफॉर्म करते हैं उन सारी डिटेल्स के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे बात आई, एंजाइम कमीशन ने सिस्टमेटिक नेम दिया। ठीक है, हर एक एंजाइम को सिस्टमेटिक नेम दिया, और उस सिस्टमेटिक नेम के साथ साथ एक EC नंबर भी दिया, एंजाइम कमीशन नंबर भी दिया। हर एक एंजाइम का अपना एंजाइम कमीशन नंबर है, और वो एंजाइम कमीशन नंबर उस एंजाइम को पूरी तरह से स्पेसिफाई करता है। ठीक है, तो कैसे स्पेसिफाई करता है, एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग देखते हैं। एंजाइम कमीशन नंबर को थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ठीक है, जैसे हमने अभी भी एग्जाम्पल लिया था हेक्सोकाइनेज का। एंजाइम कमीशन ने हर एक एंजाइम को एंजाइम कमीशन नंबर दिया, और उस एंजाइम कमीशन नंबर में उसकी सारी प्रॉपर्टी छुपी हुई हैं बाय ए नंबर, एक न्यूमेरिकल नंबर के थ्रू। ठीक है, हर एक न्यूमेरिकल नंबर का अपना एक वहां पे सेंस बनता है। जैसे कि हेक्सोकाइनेज को नेम दिया गया EC2711 यहाँ पे EC के साथ साथ 4 नंबर, आपको 4 न्यूमेरिकल नंबर दिख रहे होंगे, और चारों न्यूमेरिकल नंबर जो हैं अपने आप में एक परिभाषित कर रहे हैं, हर एक चीज एंजाइम के हर एक प्रॉपर्टी को स्पेसिफाई कर रहे हैं। ये किस क्लास में है, इसका ये नाम क्यों है, वो सारी चीजें आपको यहाँ इन नंबर से मिलेंगी। EC का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, एंजाइम कमीशन नंबर, वहां से एंजाइम कमीशन से आया है। 2 का मतलब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूं। मैंने आपको बताया हेक्सोकाइनेज बेसिकली एक फास्फोरिल ट्रांसफरेज है, ठीक है, और ये कौन सी रिएक्शन कैटेलाइज करता है, मैं थोड़ा सा ये भी लिख लेता हूं, तब शायद आपको ज्यादा समझ में आएगा। ATP प्लस ग्लूकोज, और होता क्या है, ADP बन जाता है, और प्लस क्या बनता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टी, ये जितना यहां पे हो रहा है वो सारा इन नंबर्स में छिपा हुआ है। ठीक, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 2 की। 2 क्या है, 2 इसका क्लास है, क्योंकि ये क्या है, एक ट्रांसफरेज है। ठीक, और ट्रांसफरेजेज को एंजाइम कमीशन ने क्लास 2 में रखा, इसलिए EC2। ठीक है, 7th इसका सब क्लास दिखा रहा है, सब क्लास। अब यहां पे सब क्लास की बात, ट्रांसफरेज में जितने भी ट्रांसफरेज ऐसे हैं जो फास्फोरिल ग्रुप का ट्रांसफर कर रहे हैं, किसका ट्रांसफर, फास्फोरिल ग्रुप का ट्रांसफर कर रहे हैं। ये क्या है, फास्फोरिल ग्रुप ट्रांसफरेज जितने हैं, फास्फोरिल ग्रुप ट्रांसफरेज, फास्फोरिल ग्रुप ट्रांसफरेज जो हैं वो सब क्लास 7 में आते हैं, इसलिए यहां पे 7 लिखा गया है। ठीक है, अब यहां पे 1 का क्या मतलब है, ठीक, यहां पे 1 का क्या मतलब है, ये जो एंजाइम है, ठीक है, इस एंजाइम के पास में एक एक्सेप्टर OH ग्रुप है। इस एंजाइम के पास में एक्सेप्टर जो है वो OH ग्रुप है, विद OH ग्रुप एक्सेप्टर है, इसीलिए इसको जो है फर्स्ट में, जितने भी एंजाइम्स ऐसे जिनके पास फास्फोरिल ग्रुप एक्सेप्टर के फॉर्म में क्या होता है, वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, उनको सेकंड सब क्लास में डिवाइड किया जाता है। ये 1 जो है यहाँ पे, ये सब क्लास है इसका, और यहाँ पे जिन एंजाइम्स के पास OH ग्रुप एज एक्सेप्टर होगा वो क्या होगा, सब क्लास फर्स्ट से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो पहला नंबर क्या है, इसका क्लास हो गया, पहला नंबर क्या है, क्लास हो गया, जो कि क्या है, ट्रांसफरेज है। सेकंड नंबर क्या है, इसका सब क्लास हो गया, और थर्ड नंबर क्या है, सब क्लास हो गया, सब क्लास हो गया।
ठीक है। अब यहाँ पे जो ये लास्ट नंबर बचा, फोर्थ नंबर, इसका मतलब ये है, इसके दो मतलब कहीं कहीं लिखे होते हैं। पहला तो ये लिखा होता है कि ये जो एंजाइम्स की लिस्ट है उसमें किस नंबर पे है उस ग्रुप में, और दूसरा इसका जो मतलब है, जो मुझे सबसे सही लगता है, वो ये है कि यहाँ पे जो फॉस्फोरिल एक्सेप्टर है, फॉस्फेट एक्सेप्टर है, फॉस्फेट एक्सेप्टर है, वो ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज। मतलब ये है कि ये यहाँ पे डी ग्लूकोज जो इसका सबस्ट्रेट है उसको दिखा रहा है, ये लास्ट नंबर जो है वो सबस्ट्रेट को दिखा रहा है, ठीक है। तो जो कि यहाँ पे डी ग्लूकोज है इसलिए इसको 1 नंबर दिया गया है, ठीक। तो इस तरह से जो ईसी कमीशन ने यहाँ पे एंजाइम की नेमिंग की और जो नंबरिंग की, उस पूरे नंबर का एक अपना स्पेसिफिक मतलब है, उसकी स्पेसिफिक मीनिंग है, ठीक है। और इसके साथ ही एंजाइम कमीशन ने जो नेमिंग की है, एंजाइम कमीशन ने जो यहाँ पे नाम दिया है, जो नंबर दिया है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू दी है, उससे ये जाहिर होता है कि जो एंजाइम्स हैं, अगर उनके सिस्टमेटिक नेम की हम लोग बात करें तो सिस्टमेटिक नेम में एंजाइम्स किस सबस्ट्रेट से जाकर के बाइंड कर रहे हैं वो स्पेसिफाई नहीं होता, बल्कि ये चीज स्पेसिफाई होता है कि एंजाइम किस तरह के रिएक्शन को कैटलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो सिस्टमेटिक नेम हमें ये बताता है कि एक पर्टिकुलर टाइप का एंजाइम, उसका क्लासिफिकेशन इस बेसिस पे किया गया है, या उसकी नेमिंग इस बेसिस पे की गई है कि वो किस तरह के रिएक्शन को कैटलाइज करता है, ठीक है। तो ये तो कुछ बेसिक सी बातें रहीं एंजाइम्स के नेमिंग और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है। इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ इतना ही जानेंगे कि एंजाइम की नेमिंग और क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, ठीक है। इस लेक्चर को रिवाइज करके एक दो बार आप लोग देखेंगे तो शायद आपके समझ में आए। अगर कुछ कहीं कोई कंफ्यूजन होता है, कोई चीज़ नहीं समझ में आती, तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा इस पूरी सीरीज का, दैट इज द मोड ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइम किस तरह से अपने रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं, किस तरह से वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं, क्या प्रोसेस होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।